नमस्कार मेरे युवा साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल की क्लास आपने देख ली होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, और अगर नहीं देखी है तो आपको देख कर आनी चाहिए, क्योंकि जो आज की क्लास है, जो सीरीज हमने प्रारंभ की है यूपीएसआई की फ्री ऑफ कॉस्ट बैच की, उसमें जो आज की दूसरी क्लास है, इसमें पहली क्लास से संबंधित पहले मैं प्रश्न कराऊंगा और उन प्रश्नों को देखते हुए जो कि आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को करते हुए फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट करेंगे, आज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर जब कल की क्लास होगी उसमें आज की क्लास से संबंधित प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हम आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। ये कुछ मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, जिसको बहुत ज्यादा समय लेते हुए मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बीएससी किया हुआ है पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। उसके बाद एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में। और ये चेहरा बिल्कुल नया नहीं है, 7 साल से ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते हो गया मुझे ऑफलाइन में, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने अपने पदों को पा चुके हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत जल्दी आपकी तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी। जिस रास्ते के लिए, जिस पथ के लिए, जिस उम्मीद के लिए हम निकले हैं, उस तक पहुंचेंगे जरूर। ये मेरा क्लास का एक शेड्यूल रहेगा। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे। रिकैप करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, यानी कि जो पिछली क्लास हुई है उस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर नया लेक्चर होगा, फिर नया एक व्याख्यान होगा, फिर उसका रिवीजन। ये 3 बातें हम डेली करने वाले हैं। उसी के साथ में ये रहा आपका पहला प्रश्न कल के क्लास के आधार पर। पहला प्रश्न आपका, निम्न में से विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी की बात हम कर रहे हैं, शासन व्यवस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या फिर कुलीन तंत्र। कल जब मैंने क्लास ली थी, कल जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने समझाया था कि जो शासन की 3 अंग होते हैं, 3 शक्तियां होती हैं, यानी किस किस की शक्तियां? एक कार्यपालिका की, जो क्या करती है? कानून का पालन कराती है। एक विधायिका की, वो क्या करती है? वो कानून बनाती है। और एक न्यायपालिका की, जो क्या काम करते हैं? न्याय करते हैं। जब ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति में हो और वो व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर हो, तो ऐसे तंत्र को हम बोलते हैं राजतंत्र। और यही कैसी शासन व्यवस्था है? सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था यही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था के तहत शासक यानी कि जो शासन कर रहा है, सभी शक्तियां वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त करता है? अभी तो मैंने चर्चा की थी, कल भी आपको पढ़ाया था। तो वंश परंपरा के आधार पर जिसे मिलती है शक्ति, वो है राजतंत्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को मोनार्की कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्की अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में राजतंत्र को ही कहा जाता है, मोनार्की। तो इसी को क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी शासन व्यवस्था का शासक किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता? मैंने कल आपको समझाया था, तो आप मुझे बताइए, क्या वह लोकतंत्र है, या राजतंत्र है, या तानाशाही है, या कुलीन तंत्र है? ऐसा शासक जो किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। कल जब मैंने आपको बताया था कि ये शासन की तीनों शक्तियां जब एक व्यक्ति में हो, लेकिन वो वंश परंपरा से नहीं, उसने छीनी हो, बलपूर्वक प्राप्त की हो, और वो किसी के प्रति जिम्मेदार न हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे शासन तंत्र को कहते हैं तानाशाही। तो ये बेटा तानाशाही हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, निम्न में से गैर जिम्मेदार भी उसी को कहते हैं जो किसी के प्रति जिम्मेदार न हो, शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अभी तो समझाया मैंने, लोकतंत्र कहेंगे, अभी समझा दिया। राजतंत्र नहीं, क्या समझाया था? तानाशाही कहेंगे ऐसे तंत्र को तानाशाही कहते हैं बेटा। ये कल की क्लास पर आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे आपके। कुलीन तंत्र,
कुलीन तंत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब ये शासन की तीनों शक्तियां कुछ थोड़े से लोगों में आ जाए तो उसे कहते हैं बेटा कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र को निम्न में से और क्या कहा जाता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप या मोनार्की, डिक्टेटरशिप कहते हैं या मोनार्की कहते हैं या अरिस्टोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। ये चार ऑप्शन है आपके, क्या कहा जाता है बताइए मुझे। इसे कहते हैं बेटा अरिस्टोक्रेसी। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के तहत शासन की शक्ति बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में बटी होती है। ये अभी तो समझाया मैंने, क्या होता है, कुलीन तंत्र से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से वर्तमान की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है। कल इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी, आज और उसके कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे लोकप्रिय जो शासन प्रणाली है कौन सी बताइए, क्या वो लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तानाशाही है या फिर कुलीन तंत्र है। सबसे लोकप्रिय कौन सी बेटा, लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, प्रजातंत्र सबसे लोकप्रिय है वर्तमान में। निम्न में से शासन की किस प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है। किस प्रणाली में जनता सर्वोपरि है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है। तो मैंने कल आपको समझाया था वर्तमान में क्या चल रहा है, लोकतंत्र है। तो हर 5 साल में नेताजी आते हैं ना वोट मांगने, तो अगर जनता वोट न दे तो नेताजी मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो यहां पर कौन तय कर रहा है मंत्री को, कौन तय कर रहा है, जनता तय करती है। इसलिए से क्या बोलते हैं, जनता सर्वोपरि है। तो कौन सा तंत्र हुआ बेटा, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हमारे प्रियम्बल की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम तय करेंगे, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। यह आज का आपका आखिरी सवाल है। लोकशाही को और कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र को लोकशाही भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इसी को बेटा प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं कि इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत सत्ता का स्रोत निम्न में से क्या है। डेमोक्रेसी के अंतर्गत सत्ता का स्रोत क्या है, क्या राष्ट्रपति या संविधान या संसद या फिर जनता। अभी तो समझाया था लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, तो यहां पर सत्ता का सोर्स भी क्या है, जनता है। अब यहां से आज की आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट में कल मैंने आपको बताया था, यहीं पर छोड़ा था कि संसदीय शासन व्यवस्था। तो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे, लोकतंत्र की हम बात कर रहे थे। तो लोकतंत्र में 2 प्रकार की बड़ी ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें से एक है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी भी हम पढ़ेंगे कि आपका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीजें हैं। एक राष्ट्र का प्रमुख, इसका बेटा राष्ट्र का प्रमुख, और एक होता है सरकार का प्रमुख। एक तो हो गया बेटा राष्ट्र का प्रमुख और एक हो गया सरकार का प्रमुख। ये 2 पद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब संसदीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र का प्रमुख और आपका सरकार का प्रमुख अलग अलग होते हैं। हमारे यहां पर राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो सबसे बढ़िया और सबसे पहला पॉइंट इसका यह हुआ कि संसदीय शासन व्यवस्था में इन 2 पदों पर कार्यरत 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हेड होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। और प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच की कड़ी होता है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप का जरिया होता है। तो ये बात हमने देख ली कि सबसे पहले ये एक मैंने आपका सर्कल बनाया, ये सर्कल है और किसी का नहीं, जनता का। ये आपकी जनता है, ये जनता का सर्कल है बेटा, जनता का। और ये जनता क्या बनाती है? ये जनता बनाती है, लोगों को चुन करके भेजती है। केंद्र की बात करें तो संसद में, संसद के 2 सदन होते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। ये जनता भेजती है लोगों को चुन करके संसद में, इस संसद में भेजती है जनता बेटा। और संसद में से जो लोग चुनकर जाते हैं, नहीं जाते हैं तो बाद में चुन के आते हैं, बनती है बेटा चुने हुए लोगों में से, या चुन के आएंगे बाद में मंत्रिपरिषद। तो एक चीज समझ लीजिए, ये मंत्रिपरिषद है, इसका जो मुखिया प्रधानमंत्री है, इसका जो हेड है वो प्रधानमंत्री है। ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति, क्योंकि यही से तो बना है। और संसद में जो लोग बैठे हैं उन्हें किसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए? जनता के प्रति। तो संसदीय लोकतंत्र की या संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे अच्छा जो विशेषता है वो ये है कि ये, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है, मंत्रिपरिषद या मैं इसे कहूं कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होती है। इससे एक बात समझ में आती है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है बेटा, संसद के प्रति ये जिम्मेदार है कि जो शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर, स्पेशली ये दो चेक्स एंड बैलेंस लगाए हुए, संतुलन बनाए हुए, इसी को बोलते हैं शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा इस तरह से है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। कोई भी कृत्य कार्यपालिका का होगा उसके लिए वो जिम्मेदार किसके प्रति है? विधायिका की। अर्थात अगर विधायिका यानी हमारे से संसद बोलते हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि हमें कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, ऐसा संसद अगर कहती है तो कार्यपालिका को यानी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इससे यह बात तय हो जाती है, सबसे अच्छा जो फीचर हमारी संसदीय शासन व्यवस्था का है वो क्या है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जिम्मेदार होना। इसी के सारे पॉइंट मैंने आपको लिखकर भी दे दिया, जो आपको अभी समझाया है उसको मैं एक बार आपको और समझा देता हूं कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। पहला पद, तो ये प्रश्न बना हुआ है, आपका प्रश्न पूछा गया है कि क्या मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं। जब तक मंत्रियों को यानी कि जो मंत्री यानी मंत्रिपरिषद के जो हिस्सा हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, जब तक उनको संसद का विश्वास प्राप्त होता है, किसका? संसद का। यही मैंने आपको समझाया था अभी, संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। संसदीय प्रणाली में यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, संसदीय प्रणाली की वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मैंने अभी आपको बताया था कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यह आपका इस संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा विशेषता है कि विधायिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं, कल आपको इसी पर आधारित प्रश्न भी मिलेंगे। भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? भारत ने अपनाया बेटा संसदीय शासन प्रणाली। क्यों अपनाया है? क्योंकि हमारे ऊपर राज कौन करके गए हैं?
ब्रिटेन के लोग। और ये किसने इसका जन्म किया है संसदीय शासन व्यवस्था का? ब्रिटेन ने ही तो किया है। तो इसीलिए हम इसके बहुत फेमिलियर थे, इससे बहुत परिचित इस व्यवस्था से, इसीलिए हमने इस व्यवस्था को अपना लिया। और इस व्यवस्था के तहत संसद जो होती है विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। बहुत बढ़िया सवाल यहां से बन जाता है कि संसदीय लोक व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में विधि निर्माण की सबसे बड़ी, सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो संसद होती है। यह मैंने आपको बता दिया कि कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार है? संसद के प्रति। बार बार बोल रहा हूं, बार बार ये पॉइंट इसलिए आ रहा है कि बार बार पूछा गया है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बार बार पूछा गया है, तो मैंने बार बार आपको लिखकर भी दिया है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। सरकार यानी कि मंत्री परिषद जो संसद के विश्वास पर है, अगर विश्वास गया तो वो हटाया भी जा सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी पावर है, अधिकांश पावर के हाथ में होती है, लेकिन संसद के विश्वास के कारण। और ये व्यवस्था हमने क्यों अपनाई, इसका उद्देश्य ये पॉइंट भी बताता है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, किसका? सरकार का। किसके प्रति? जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को हमने अपनाया। इसीलिए हमने अपनाया ताकि जनता का जो उत्तरदायित्व, जनता के प्रति सरकार का, वो बराबर बना रहे। और क्या हो सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पूछा जा सकता है आपसे किस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो संसदीय शासन व्यवस्था के तहत। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन इसका जन्मदाता है। इसके बाद में जो दूसरी प्रणाली है, इसके बाद जो दूसरी प्रणाली है वो है बेटा अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यह शासन व्यवस्था। इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अमेरिका। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो उदाहरण है वो कौन है? तो अमेरिका। बहुत बढ़िया उदाहरण अमेरिका है इस बात का। और इसमें होता क्या है? इसमें मैंने अभी बताया था शुरुआत में, सरकार का प्रमुख एक पद, और दूसरा बताया था मैंने आपको राष्ट्र का प्रमुख। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों एक ही होते हैं। वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। पहली बात, दोनों एक ही हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, दोनों के दोनों प्रेसिडेंट होते हैं। और जो इसमें कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और न ही लोअर हाउस को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में कर सकते हैं, वैसा वहां नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का प्रमुख भी होता है। मैंने आपको बताया था भी, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और कार्यपालिका का प्रमुख हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार का प्रमुख, दोनों एक ही व्यक्ति होता है, कोई अलग से नहीं होता है। और समस्त कार्यपालिका की शक्ति, सारी की सारी शक्ति कार्यपालिका की किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका को भंग कर सकता है, लोकसभा से विधायिका को भंग कर सकता है, यहां पर विधायिका को यह भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। हमारे यहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो विधायी निकाय का हिस्सा होते हैं, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायी यानी कि कानून बनाने वाली संस्था का हिस्सा नहीं होता। ये सारी बातें आपको इसके बारे में दिया गया है कि ये आपकी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। बात करें 5 डेज रूल की,
तो 5 डेज रूल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन का रूल है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसमें आपका डे वन में जो उस दिन क्लास हुई है उसका रिवीजन उसी दिन हो जाना चाहिए। अगर डे 2 की बात करें तो पहले उस दिन का रिवीजन होगा, फिर उससे पहले वाले का। डे 3 की अगर बात करें तो पहले तीसरी क्लास का, फिर दूसरी का, फिर पहली क्लास का। डे 4 की अगर हम बात करें तो 4 3 2 1। डे 5 में 5 4 3 2 1। और डे 6 की अगर हम बात करें तो 6 5 4 3 2 1 को यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ 5 दिन का नोट्स आपको डेली रिवीजन करना है। अगर आप ऐसे रिवीजन करते हैं तो कुछ भी नहीं भूलोगे और पेपर में बहुत बिंदास नंबर लेके आओगे। कल की क्लास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो इस टॉपिक पर होगी, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का कालानुक्रम विकास। जो हमारा संविधान है, ये जो बना है, ये जैसे तैयार हुआ है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, किस तरह से डेवलप हुआ है। प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे और अपने साथियों को जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।